हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज डॉक्टर देवाशीष शर्मा। आई एम अ प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन और आज हम लोग फिर से एपिसोड नंबर 29 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो एपिसोड नंबर 29 में पहला सवाल आज का जो है वो पूछा है तनिष्क कुशवंशी ठाकुर जी ने। तनिष्क कुशवंशी ठाकुर जी ने ये पूछा है कि अगर किसी पेशेंट को जो एक्सट्रूडेड डिस्क होता है उसका हम एंडोस्कोपी करके उसको निकाल देते हैं तो क्या रेस्ट ऑफ द डिस्क बहुत अच्छी तरह हील हो जाता है? तो इसका जवाब यह है कि एक्सट्रूडेड फ्रैगमेंट है वो ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है नर्व रूट कैनाल में, उसका अब मेन डिस्क से कोई वास्ता ही नहीं रह गया। उस फ्रैगमेंट को हम हटा देते हैं और जो रेस्ट ऑफ द डिस्क है वो अपनी जगह परफेक्टली हील कर जाती है और पेशेंट को जो लेग पेन होता है उसमें बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो एक्सट्रूडेड फ्रैगमेंट है वो उस जगह पे होता है जिस जगह नर्व दबी हुई होती है और जब हम उसको निकाल देते हैं तो फिर बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि नर्व कंफर्टेबली फ्री हो जाए और पेशेंट को चलने फिरने उठने बैठने में जो दर्द आ रहा होता है वो खत्म हो जाता है। तो मैं सोचता हूं आपकी क्वेरी इस बात से आंसर हो गई होगी क्योंकि पेरेंट डिस्क से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वो हमेशा हील ही करता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है अभिजीत जाना द्वारा। उन्होंने बताया है कि उनको स्पाइनल सिस्ट थी जिसकी सर्जरी 2018 में परफॉर्म की गई थी और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कुछ दिनों से उनको फिर से दर्द आ रहा है। तो क्या चांसेस हैं स्पाइनल सिस्ट रीजेनरेशन के? तो देखिए, एक बार अगर स्पाइन सर्जरी हो जाती है तो सिस्ट रीजनरेशन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं वहां पे स्क्रू पेस लगाए गए हैं और मूवमेंट रोक दिया गया है। तो फ्यूजन सर्जरी के बाद क्या होता है कि सिस्ट रीजनरेट ज्यादातर केसेस में नहीं कर सकती, हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी हैं। तो अब तरीका क्या है फाइंड आउट करने का? सबसे पहले तो आपको अपने प्राइमरी डॉक्टर से मिलना चाहिए जिन्होंने आपकी सर्जरी की थी, उनको दिखाना चाहिए। वो मोस्टली आपको कुछ दवाइयां देंगे और उसी से आपका इलाज करेंगे। यदि उससे भी आपको फायदा नहीं आया तो फिर एज अ सेकेंडरी केस आपको डॉक्टर्स एमआरआई के लिए या सीटी स्कैन के लिए रेकमेंड कर सकते हैं, जिससे डिटेल में ये पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कहां आ रही है और उसका बेस्ट निदान क्या है। नेक्स्ट सवाल पूछा है सुनीता देवी जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनकी डीकंप्रेशन स्पाइन सर्जरी को 110 डेज हो गए हैं और क्या वो अब वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर सकती हैं? सो सुनीता दीदी, ये बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है। हमें ये पता होना चाहिए आपको जवाब देने से पहले कि डीकंप्रेशन सर्जरी किस तरीके की हुई है। कभी कभी डीकंप्रेशन सर्जरी एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी को भी कहते हैं, कभी कभी डीकंप्रेशन सर्जरी एंडो डीकंप्रेशन को भी कहते हैं, कभी कभी माइक्रो डीकंप्रेशन को भी कहते हैं, कभी कभी माइक्रो डिस्केक्टमी को भी कहते हैं, कभी कभी लैमिनेक्टमी को भी कहते हैं, कभी कभी मल्टीपल लेवल लैमिनेक्टमीज को भी कहते हैं, कभी कभी कॉस्टो ट्रांसवर्सेक्टमी को भी कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डीकंप्रेशन के अम्ब्रेला के नीचे आ जाती है। दीदी, ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आपकी कौन सी सर्जरी हुई और उस कौन सी सर्जरी के लिए एग्जैक्ट आपके लिए क्या बेटर रहेगा। इसलिए इस तरह के बहुत स्पेसिफिक सवालों के लिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को या जो उत्सुक लोग हैं या जानकारी चाहते हैं उनको रेकमेंड करता हूं कि अपने प्राइमरी डॉक्टर के पास जाएं जिन्होंने सर्जरी की है। वो आपको बेस्ट गाइड करेंगे, बेस्ट आइडिया देंगे और सही बात बताएंगे। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो प्राइमरी डॉक्टर बाई चांस अवेलेबल नहीं होते, कि जैसे आपने सर्जरी कराई और डॉक्टर साहब हॉस्पिटल छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे हॉस्पिटल में हैं। ऐसे केस में आप जो भी स्पाइन डॉक्टर हैं उनसे मिलें अपने आसपास, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन हमसे करें या किसी से भी जिसको कि आप डिटेल में सारी रिपोर्ट्स दे पाएं। जब आप रिपोर्ट्स डिटेल में देंगे तो फिर वो डॉक्टर आपके केस स्पेसिफिसिटी को समझ के आपको एग्जैक्ट राय देगा कि आपके लिए बेटर क्या है। तो इसलिए बेस्ट होता है जिन्होंने सर्जरी की है वो डिटेल में बताएं, क्योंकि केस स्पेसिफिक जानकारी देना एक पब्लिक माध्यम पे थोड़ा कठिन हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि एक जनरलाइज्ड जानकारी सब पे लागू होती है। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पूछा है लड्डू भाई जी ने। लड्डू भाई जी ने पूछा है कि उनको स्कोलियोसिस है और उसके साथ उनको पिजन चेस्ट भी है और क्या वो ठीक हो सकते हैं? उनकी एज 17 इयर्स है। तो लड्डू भाई जी, स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट आप जानते हैं संभव है, बड़े आराम से स्कोलियोसिस को सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, पर डिपेंड करता है इस पे कि स्कोलियोसिस क्या की ट्रीटमेंट की आपको कितनी जरूरत है और कौन से ट्रीटमेंट की जरूरत है। कभी स्कोलियोसिस कम डिग्री का होता है तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, कभी स्कोलियोसिस ज्यादा होता है तो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, कभी कभी सर्जरीज करनी पड़ती हैं और सर्जरीज कभी कभी बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन से लेके कॉम्प्लिकेटेड वर्टिब्रल कॉलम रिसेक्शन तक होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की दिक्कत है और उसके लिए बेस्ट इलाज क्या रहेगा। तो मैं ये मानता हूं लड्डू भाई जी, आप रिपोर्ट्स एक स्पाइन सर्जन को दिखाएं,
उन रिपोर्ट्स को दिखाकर आप डिटेल में उनसे जानकारी लें, वही आपको सही इलाज बताएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम हमारी टीम से आपको जानकारी मिले, तो हमारी टीम से आप बात करके अपनी सारी रिपोर्ट्स हमें भेजें, स्पाइनल एक्सरेज, सीटीज, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, MRIs और एवरीथिंग, सब कुछ आप जब हमें भेजेंगे तो हम आपको सही जानकारी दे पाएंगे। हालांकि स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह संभव है, बहुत बढ़िया सर्जरी से इसका इलाज हो जाता है और काफी पेशेंट्स इससे बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाते हैं। और पुराने जमाने की तरह अब जड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्निक आ चुकी है और उससे पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह रिलीफ दिया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है नीलिमा मुक्ता जी ने। नीलिमा मुक्ता जी ने यह पूछा है कि उनकी स्पाइन सर्जरी 2019 में हुई थी और क्या अब वो फास्ट रन कर सकती हैं। तो देखिए, स्पाइन सर्जरी में इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का हुआ है इससे डिपेंड करता है कि आप फास्ट रन कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन छोटा है, शॉर्ट कंस्ट्रक्ट है और फ्यूजन अच्छी तरह हो गया है तो आप फास्ट रन जरूर कर सकती हैं, भाग दौड़ सकती हैं। बट अगर आपका लॉन्ग कंस्ट्रक्ट है और फ्यूजन नहीं हुआ है या अभी कुछ बात बचती है तो फिर डिपेंड करता है कि आप कितना रन कर पाएंगी इस पे कि किस तरह की आपकी MRI और CT फाइंडिंग्स हैं। और इस तरह की फाइंडिंग्स के लिए आपको एक अच्छा CT स्कैन और एक अच्छा एक्सरे कराना चाहिए और स्पाइन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और फिर आपको सही बात का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आप ठीक हो सकती हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है मोहित नाकरे द्वारा। उन्होंने ये पूछा है कि अगर किसी इंसान को स्लिप डिस्क है और वो स्पाइनल इंजेक्शन लगा के ठीक हो जाए तो क्या वो जिम जा सकता है। जी, अगर स्पाइनल इंजेक्शन से आपको आराम आ गया है और आराम आए हुए 3 से 6 महीने आपको हो चुके हैं तो आप धीरे धीरे जिम की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, धीरे धीरे एक्सरसाइज कर सकते हैं। हालांकि मेरी पर्सनल एडवाइस मरीजों को ये होती है कि ऐसे केसेस में आप स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करें काफी दिनों तक, आइडियली 6 महीने से 1 साल तक, और फिर धीरे धीरे स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें और वो भी किसी गाइडेंस में, किसी अच्छा योगा ट्रेनर, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनर या अच्छा फिटनेस ट्रेनर के अंडर, जिसमें आप बहुत स्लोली वेट उठाएं और बहुत ज्यादा हैवी वेट से कभी भी फ्लेक्शन एक्सरसाइज नहीं करें क्योंकि एक बार अगर आपकी डिस्क इंजर हुई है तो दूसरी बार भी इंजरी हो सकती है। सो माय एडवाइस इज mostly extension exercises and sometimes flexion exercises when you have done extension for very long time और आपको कोई सिम्टम नहीं आ रखे हैं। मैं आशा करता हूं इस एपिसोड से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और शायद आपको कुछ फायदा भी हुआ होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ लोगों की मदद कर पा रहा हूं या कोई भी जानकारी आप तक पहुंचा पा रहा हूं तो हम बड़े शुक्रगुजार होंगे अगर आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की और सही राह की तरफ अग्रसर करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में।